हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम इन सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड देखेंगे कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल होते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मास। अब मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और तरह की क्वांटिटी की ज़रूरत आपको ना पड़े। सो इसके डायमेंशंस भी खुद से कुछ इस तरह के रहेंगे। एम एम मीन्स मास। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस एक लेंथ है ना, चाहे वो मीटर्स में हो या सेंटीमीटर्स में हो या किलोमीटर्स में हो, बट इट इज़ अ लेंथ। एंड लेंथ के डायमेंशंस कैसे रहेंगे? एल। एल का मतलब भी लेंथ, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट एरिया? अब देखो, जो एरिया होता है वो बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से लेंथ का स्क्वायर रहता है। जैसे मान लो जो डिस्टेंस है या लेंथ है, अगर वो मीटर्स में है तो एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, है ना। सिमिलरली मान लो अगर सेंटीमीटर्स में कोई लेंथ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा किसी पर्टिकुलर शेप का वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। एरिया में हमेशा किसी न किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो उसी तरह के उसके डायमेंशंस हैं, लेंथ का स्क्वायर। एंड बाय द वे, जो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इनको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मास की एग्जांपल करते हैं पहले। इसको हमने यहाँ पे लिखा m स्क्वायर ब्रैकेट्स में, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है m की पावर 1। लेंथ देखो यहाँ पर नहीं है, सो लेंथ की पावर 0 और टाइम की पावर 0। फिजिक्स में बहुत सारी मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज ऐसी ही रहेंगी जिसको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में आप किसी ना किसी वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर एक क्वांटिटी को m, l और t की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो, कुछ और क्वांटिटीज की भी आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको हो सकता है कभी कभार एम्पेयर की जरूरत पड़े, तो m, l, t के अलावा वहां पर a वाली क्वांटिटी भी आएगी। ओके, उसके डायमेंशंस में ए भी इंक्लूड रहेगा, देखेंगे उसको। बट फॉर नाउ हम देखते हैं कि मास को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? यहाँ पे हमने लिखा एल, तो इसको मैं लिखूंगा, देखो मास यहाँ पर नहीं है, सो एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 1 एंड टी रेज टू पावर 0। आई होप दैट मेक्स सेंस। दीज आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स बाय द वे। Similarly, for the area, I'll write m raised to power 0, l raised to power l raised to power 2, sorry, and t raised to power 0. Okay. Now let's see volume. अब देखो, जो वॉल्यूम होती है उसके जो यूनिट्स रहते हैं वो होते हैं क्यूब में, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब, कुछ भी इस तरह से रहेगा और क्यूब रहेगा, राइट। इसका मतलब ये लेंथ का क्यूब है ना। डायमेंशनली अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ क्यूब्ड। तो उसी तरह के उसके डायमेंशंस होंगे एल क्यूब और एम 0, एल रेज टू पावर 3 एंड टी रेज टू पावर 0। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहीं से इसके डायमेंशंस निकलने वाले हैं। न्यूमिनेटर में रहेगा मास, डिनोमिनेटर में रहेंगे वॉल्यूम के डायमेंशंस जो कि थे एल क्यूब। ओके, सो डेंसिटी के डायमेंशंस क्या बन जाएंगे? एम एल की पावर -3 टी रेज टू पावर 0। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत माइनर सा फ़र्क होता है कि जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है कुछ केसेस में। कुछ बेसिक डिफरेंस यही है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। बट अगर फंडामेंटली देखा जाए, डिस्टेंस भी एक लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों के जो डायमेंशंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। इसके डायमेंशंस को भी हम कैसे लिखेंगे? या तो एल या फिर एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर 0। नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको रेडियंस में मेजर किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल ही होगा, है ना। इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और थीटा का एक फॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स में एटलीस्ट आई गेस पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। डायग्रामेटिकली जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो एक आपके पास इस तरह से सर्कल है। लेट्स सपोज एक सर्कुलर पार्क हो सकता है कुछ इस तरह का, राइट। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। अब कोई पर्सन है, कोई पार्टिकल है, कोई भी मान लो एक चीज़ है जो यहाँ से स्टार्ट कर रही है ए पॉइंट से, और इस तरह से इसके ऊपर ऊपर पेरिफेरी के ऊपर चल रही है, और लेट्स से किसी
इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जा रही है, लेट्स नेम इट पॉइंट बी, एंड मान लो इस ओ को हमने ए से भी कनेक्ट कर दिया, ये तो एक रेडियस है सर्कल का। सिमिलरली ओ को अगर मैं बी से कनेक्ट करूंगा, ये भी एक रेडियस ही तो है, दोनों लेंथ्स बिल्कुल सेम होंगी, ओ ए एंड ओ बी ये दोनों आर के इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल है। एंड लेट्स से सेंटर में जो एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा बोल दिया, दिस थीटा इज लेट्स से मेजर्ड इन रेडियंस, ओके, नॉट इन डिग्रीज। थीटा के 2 यूनिट्स रहते हैं, यहाँ पे थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। अगर रेडियंस में इसको मेजर किया जाएगा तो इस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर्क, आर्क कौन है, ए से लेके बी तक की जो ये लेंथ है, दिस इज आर्क। सो आर्क ए बी, और उसको डिवाइड हम करते हैं रेडियस से, तो हमारे पास ये थीटा निकल के आएगा। बेसिकली जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, और लेंथ को अगर मैं लेंथ से ही डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब थीटा के कोई भी डायमेंशंस होते ही नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के ही डायमेंशंस लेंथ के थे। कुछ इस तरह से आप इसको देखो, इमेजिन करो, ओके, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ है, सो कैंसिल आउट होके एल रेज टू पावर 0 ही ये रह जाने वाला है, या फिर m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। अगली क्वांटिटी है स्पीड। जो स्पीड रहती है इसका एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एंड टाइम के डायमेंशंस को डिवाइड करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। डिस्टेंस के डायमेंशंस हैं लेंथ के, so हम लिखेंगे l, एंड टाइम के डायमेंशंस तो टाइम ही होते हैं, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो स्पीड के जो डायमेंशंस है वो बन जाएंगे l एंड t रेज़ पर -1। और नेक्स्ट क्वांटिटी इज वेलोसिटी, जो कि स्पीड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस क्या डिफरेंस है कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो याद रखना कितना आसान है, स्पीड एंड स्केलर दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, वेलोसिटी एंड वेक्टर दोनों वी से स्टार्ट होते हैं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इट इज, ओके। बट फंडामेंटली अगर देखा जाए तो स्पीड एंड वेलोसिटी काइंड ऑफ सिमिलर चीज ही है, कि हमने कितना लेंथ कितने टाइम में ट्रेवल किया है ना। जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यही लिखते हो ना आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो एक लेंथ ही तो है, सो इसके डायमेंशंस भी वैसे ही रहेंगे, l एंड t रेज़ पर -1। साथ में अगर चाहते हो तो मास को लगा सकते हो ऐसे, m रेज़ पर 0। नेक्स्ट क्वांटिटीज एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखो इसको ना इससे कंपेयर करके चलना, नॉर्मल वेलोसिटी जो रहती है और जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, दोनों के फॉर्मूले को गौर करो। यहां था डिस्प्लेसमेंट, यहां आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड अपॉन नीचे टाइम ही रहेगा। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके डायमेंशंस तो हम कर ही चुके हैं, क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। सो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 0, एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम के डायमेंशन से, सो t के साथ इस तरह से, तो मास तो है नहीं, लेंथ भी यहाँ पे है नहीं, टाइम ऊपर तो है नहीं, जस्ट डिनोमिनेटर में यहाँ पे t है, इसको ऊपर भेज देते हैं, t रेज़ पर -1 जस्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या आ जाने वाला है, m बिल्कुल नहीं है, लेंथ भी यहाँ पे नहीं है, जस्ट t रेज़ पर -1। तो ये डायमेंशंस होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के। अगली क्वांटिटी है एसेलरेशन। एसेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितने टाइम में कितना चेंज आया पार्टिकल की वेलोसिटी में, यही तो एसेलरेशन होती है। तो इसके डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए वेलोसिटी के डायमेंशंस को हमें टाइम के डायमेंशंस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। वेलोसिटी के डायमेंशंस देखो क्या आते हैं, माइंड में अब होने चाहिए। वेलोसिटी के डायमेंशंस, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो एल अपॉन टाइम मतलब t रेज़ पर -1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम के डायमेंशन से, तो यहां पर भी टाइम है, तो डायमेंशन देखो क्या बन जाएंगे, मास तो यहां पर है नहीं, m रेज़ पर 0, l रेज़ पर 1, t की पावर कितनी हो जाएगी -1, तो ये है, इसको भी ऊपर भेजेंगे तो -1 एक और बढ़ जाएगा, सो -1 मतलब t रेज़ पर -2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर एसेलरेशन। अब इसको भी रिलेट करते हैं कुछ इसके साथ। ओके, जैसे लीनियर जो एसेलरेशन है इसको हमने लिखा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे ही यहाँ इसको लिख सकते हैं हम अल्फा, अल्फा से डिनोट किया जाता है एंगुलर एसेलरेशन को। इसको हम लिखेंगे डेल्टा ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। जैसे यहाँ पर जो ये एसेलरेशन है डेल्टा वी लिखा, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर टर्म है तो यहाँ पर आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट इतना सा ही डिफरेंस है। अब एंगुलर वेलोसिटी के जो डायमेंशंस हैं वो हम देख चुके हैं, यहाँ पे मास तो है नहीं, लेंथ भी है नहीं, जस्ट टी रेस्ट पर -1 था, तो हम लिखेंगे इसके डायमेंशंस को टी रेस्ट पर -1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी टाइम है तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा। ओवरऑल इसके डायमेंशंस क्या हो जाने वाले हैं, टी रेस्ट पर -2। तो इसके डायमेंशंस को मैं लिखता हूँ m रेस्ट पर 0, l रेस्ट पर 0 एंड t रेस्ट पर -2। नेक्स्ट क्वांटिटी इज लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी, और लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है विद द लेटर स्मॉल p। तो इसके डायमेंशंस के लिए हमें मास एंड वेलोसिटी इन दोनों के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास के डायमेंशंस क्या है, जस्ट m, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, कितनी लेंथ कितने टाइम में ट्रेवल करी, सो l एंड t-1। तो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या हो जाते हैं, m l t-1। यहाँ पे चाहते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इस पर 1। ओके, अगली क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला रहता है m v r एंड इसको डिनोट किया जाता है यूजली विद कैपिटल L। तो इसके डायमेंशंस के लिए मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, तीन क्वांटिटीज के डायमेंशंस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास के डायमेंशंस m, वेलोसिटी के डायमेंशंस लेंथ ऑन टाइम, है ना, एंड लेंथ के डायमेंशंस l। इस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी कितना निकल के आता है, m रेस्ट पर 1, l रेस्ट पर कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज 2 टाइम्स यहाँ पर l आ रहा है, एंड t रेस्ट पर -1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला रहता है mgh। मास है सो मास के डायमेंशंस को लिखेंगे m एंड स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, l t रेस्ट पर -2 एंड h इज द हाइट, सो बेसिकली लेंथ, तो स्मॉल l। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे सॉल्व करके, m रेस्ट पर 1, l रेस्ट पर 2 एंड t रेस्ट पर -2। ml2 t रेस्ट पर -2, इसको इसी तरह से आपको बार बार याद करना है, एंड बहुत ही ज़रूरी है कुछ ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एनर्जी हो गई और वर्क हो गया, राइट, एनर्जी, वर्क, ऑल्सो द फोर्स, बहुत ही ज़रूरी है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बहुत बार इनके डायमेंशंस आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं पर यूज़ करने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट इन क्वांटिटीज़ को तो डायरेक्टली आपको बिल्कुल लेट्स से क्रैमिंग आपको होनी चाहिए, राइट, डायरेक्टली मतलब आपके टिप्स पे होना चाहिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जैसे हमने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t रेज़ पर -2। लेट्स सी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, हाफ mv²। तो हाफ को तो डायमेंशनल फॉर्मूला में हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, बिकॉज ये एक कांस्टेंट नंबर है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला में हम जस्ट वेरिएबल्स देखते हैं जिसके कुछ ना कुछ यूनिट्स रहें, हाफ के कुछ यूनिट्स थोड़ी रहेंगे, हाफ तो जस्ट एक नंबर है, तो इसको तो हमने डायरेक्टली इग्नोर करना है। जस्ट मास एंड वेलोसिटी को हम देखेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्टली है मास, उसके डायमेंशंस हम लिखेंगे इस तरह से। अब वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है उसका स्क्वायर है, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल टी रेस्ट पर -1, बट यहाँ पर इसका है स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, m l2 एंड टी रेस्ट पर -2। ये डायमेंशन आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के, एंड आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी के भी यही डायमेंशन आए थे, ml2 t रेज पर -2। काइनेटिक एनर्जी के भी वही डायमेंशन है, ml2 t रेज पर -2। एंड इट टर्न्स आउट कोई भी तरह की एनर्जी रहे उसके डायमेंशन यही रहेंगे, बिकॉज है तो वो एनर्जी ही, जस्ट उसकी टाइप्स अलग अलग है, राइट, एक ही एनर्जी की फॉर्म्स अलग अलग हैं, बट फंडामेंटली वो एक ही चीज़ है। इस वजह से कोई भी तरह की एनर्जी हो, डायरेक्टली आपको ये याद होना चाहिए कि उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ml2 t रेस्ट पर -2। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायमेंशंस को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा।
तो पहले फोर्स को देखते हैं, बिकॉज इसके डायमेंशंस यूज होंगे वर्क के डायमेंशंस को निकालने के लिए, है ना। फोर्स के डायमेंशंस देखते हैं। फोर्स को हम किस तरह से लिखते हैं? फोर्स का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो मास के डायमेंशंस को हमने लिखा m एंड एक्सेलरेशन, जिसके डायमेंशंस क्या होते हैं? l t रेज़्ड पर -2। सो फोर्स के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या हो जाने वाले हैं? m l t रेज़्ड पर -2। अच्छा, थोड़ा सा जस्ट देखो डिफरेंस है यहाँ पे एनर्जी और फोर्स के डायमेंशंस में। यहाँ m l t रेज़्ड पर -2 है, और एनर्जी के डायमेंशंस में m l की पावर भी 2 है, देन t रेज़्ड पर -2 है। राइट, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार अक्सर इसमें बच्चे, डायरेक्टली जब हमने याद करा होता है ना इसको। हाँ ठीक है, एम एल टी रेस पर -2 या एम एल टू टी रेस पर -2, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, अब देखते हैं वर्क के डायमेंशंस क्या निकलेंगे। लेट्स सी, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स के डायमेंशंस ये हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं, एम एल टी रेस पर -2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, जिसके डायमेंशंस होंगे लेंथ वाले। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? एम एल टू टी रेज पर -2। एंड यहाँ पे आप कहोगे फिर से आ गया एम एल टू टी रेज पर -2, यहाँ पर भी एम एल टू टी रेज पर -2 था, यहाँ पर भी, एंड इवन यहाँ पर भी। एंड इट टर्न्स आउट अगेन कि जो एनर्जी एंड वर्क हैं वो फंडामेंटली एक ही चीज है ना। वैसे भी वर्क एंड एनर्जी दोनों के जो यूनिट्स होते हैं वो भी तो सेम रहते हैं, दोनों को जूल में ही मेजर किया जाता है, isn't it? और आप देख रहे हो दोनों के डायमेंशंस भी क्या हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, एम एल टू टी रेज पर -2। ओके, बहुत सारे केसेस में आप ऐसे देखोगे भी कि जो हम वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डायरेक्टली स्टोर होता है किसी ना किसी वे में इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट तक उठाया, तो जो हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया होगा वही उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो जितना हम वर्क डन कर रहे हैं वही उसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों चीजें एग्जैक्टली वहां पे इक्वल रहेंगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि फंडामेंटल तौर पे ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, वर्क एंड एनर्जी। सिमिलर यूनिट्स, सिमिलर भी क्या है? एग्जैक्टली सेम यूनिट्स एंड एग्जैक्टली सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अगली क्वांटिटी है टॉर्क, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्मूला रहता है आर वेक्टर क्रॉस विद एफ वेक्टर। आर इज डिस्प्लेसमेंट, एफ इज फोर्स। डायमेंशंस किस तरह से निकलेंगे अब टॉर्क के? इन दोनों के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो एक लेंथ है इन सिंपल वर्ड्स, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स के डायमेंशंस विच आर एम एल टी रेज्ड पावर -2। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ यहाँ पर बढ़ जाने वाली है ना, लेंथ 2 टाइम्स आ रहा है, सो बेसिकली मल्टीप्लाई करके हो जाएगा एम एल टू टी रेज पर -2। अगेन सेम डिमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब एनर्जी, वर्क डन एंड टॉर्क, तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, एम एल टू टी रेज पर -2। और जब ऐसा होता है तो आपको इनको पेयरिंग में याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, एम एल टू टी रेज पर -2। एनर्जी हो गई, वर्क हो गया और टॉर्क हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कितना हमने वर्क डन किया और कितने टाइम में किया, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर। लेट्स यूज द ब्लू कलर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अब मैं वर्क डन के डायमेंशंस को देखो यूज करूंगा और उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो विल गेट एम एल टू टी रेज पर -2 एंड इसको डिवाइड करेंगे हम विद टाइम। तो टाइम से जब हम डिवाइड करेंगे, टी जब ऊपर जाएगा तो टी रेज पर -1 हो जाएगा, -2 पावर यहाँ है, -1 और ऊपर जाएगी, सो -2 -1 -3 हो जाने वाली है। तो आपका रिजल्ट आएगा एम एल टू टी रेज पर -3। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द पावर। नेक्स्ट क्वांटिटी इज प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फॉर्मूले आपको सभी क्वांटिटीज के याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला मान लो किसी क्वांटिटी का नहीं पता रहेगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप नहीं निकाल पाओगे अनफॉर्चुनेटली। फोर्स एंड एरिया के डायमेंशंस को यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं एंड यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी रेस्ट पर -2। याद कर लो अच्छे से इस चीज का, फोर्स बहुत बार यूज होगा, एम एल टी रेस्ट पर -2।
बार बार इसको रिपीट करो सो दैट आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाए। डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशंस विच इज लेंथ का स्क्वायर। अब जब एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे बोल लो लेंथ से पहले एक लेंथ आपने काट दी, नीचे 2 है ना, नीचे एक लेंथ बच जाएगी। ओके, वो जब ऊपर जाएगी तो एल की पावर -1 हो जाने वाली है। सो इसको मैं लिखूंगा एम एल की पावर -1 एंड टी की पावर -2। दीज आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज वेट, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी। सो मास के डायमेंशन होंगे एम, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होंगे एल टी -2। दोनों को कंबाइन करके यू विल गेट एम एल टी -2। नेक्स्ट क्वांटिटी इज इम्पल्स, जिसका फॉर्मूला रहता है फोर्स और वो कितने टाइम के लिए लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो इसके डायमेंशंस देखो क्या होंगे। पहले फोर्स के जो डायमेंशंस हैं उनको लिखेंगे एम एल टी -2, रिमेंबर इट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो टी। ओके, सो इसको कंबाइन करके एम एल टी रेस्ट पर देखो कितनी हो जाएगी, -2 पावर यहाँ पर है और 1 पावर यहाँ पर है, तो -2 + 1 कितना होता है -1। सो टी की पावर -1, राइट। नेक्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके लिए फर्स्टली यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो ये कैपिटल जी है ना। अब कैपिटल जी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, कैपिटल जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। ओके, अब यहीं से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली फोर्स, जिसके डायमेंशंस होते हैं एम एल टी रेस पर -2, देन इज आर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, सो एल स्क्वायर्ड अपॉन दोनों मासेस हैं 12, राइट, एम का स्क्वायर। ओके, अब बस इस सभी चीज़ को कंबाइन करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। देखो फर्स्टली मासेस कौन कौन से हैं, ऊपर है m⁻1, नीचे है m⁻2, तो ये हो जाएगा m⁻1 -2, सो कितना होएगा -1। ओके, एल की पावर कितनी होगी, l⁻1 यहाँ है, l⁻2 यहाँ है, सो l⁻3 एंड व्हाट अबाउट t, t⁻2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगली क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1/t, सो डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना है, t⁻1। ओके, अगली क्वांटिटी है वेवलेंथ। अगर तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो लेमडा का एक ये फॉर्मूला होता है, लेमडा इज इक्वल्स टू c/μ। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो c इज स्पीड, सो इसके डायमेंशंस रहेंगे लेंथ पर यूनिट टाइम LT-1 एंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, जिसके डायमेंशंस अभी हमने देखे t⁻1, t⁻1। आप देख ही पा रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में t⁻1 का फैक्टर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ लेंथ। सो इसके डायमेंशन ये रहते हैं। वैसे भी नाम से आपको पता होना चाहिए वेव लेंथ। ओके, क्लियर हो रहा है कि एक तरह की लेंथ है वेव की, दैट्स वाई इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, एल होते हैं। नेक्स्ट वन इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि एक यूनिट डिस्टेंस में टोटल कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ रही हैं। सो मैथमेटिकली देखा जाए इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। ओके, सो इसके डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, 1/L, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिख लो, L का इनवर्स l⁻1, m0 l⁻1 t⁻0। अगली क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका फॉर्मूला होता है c/v। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है दैट इज जो c है वो भी एक स्पीड ऑफ लाइट है, बस वैक्यूम में है, और जो v है ये भी स्पीड ऑफ लाइट है बट किसी और मीडियम में है। बट c और v न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्पीड्स ही हैं, इस वजह से ऊपर के डायमेंशंस LT-1 और नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर के डायमेंशंस वो भी LT-1 होंगे, इस वजह से कैंसिल आउट होंगे एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो विल राइट m⁻0 l⁻0 t⁻0। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला हमें मिलता है हुक्स लॉ से, F इज इक्वल्स टू -kx। जो k है वो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो f/x कर देते हैं एंड जो नेगेटिव साइन है ये
यहाँ पर ले आते हैं. सो k इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन एक्स. सो k का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा. सो फोर्स अपॉन x जो है डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी रेस्ट पर माइनस टू डिवाइडेड बाई x जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लेंथ डिवाइडेड बाई l. इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड यू विल गेट m. l से l यहाँ पर कट जाएगा, l रेस्ट पर 0 एंड t रेस्ट पर माइनस टू. अगली क्वांटिटी है वेलोसिटी ग्रेडियंट. अच्छा, जब भी ग्रेडियंट वर्ड आप देखोगे फिजिक्स में यूजली ऐसा रहता है, लेंथ से आप उसको डिवाइड करोगे. जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा है तो वेलोसिटी में मान लो कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट डिस्टेंस, तो ये मतलब रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का. तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया अपॉन कितने डिस्टेंस में वो चेंज आया. इसका मतलब वेलोसिटी के डायमेंशंस विच आर लेंथ पर यूनिट टाइम एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वो भी एल है. एल से एल कट जाएगा, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बचेगा, टी रेज पर माइनस वन. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस. इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लो आपके पास कुछ इस तरह का एक मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है एंड आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो कुछ इस डायरेक्शन में. जब भी आप इसको फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करना चाहोगे तो इसके अंदर एक और फोर्स लगेगी खुद से जिसको बोला जाता है एफ रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, जो एस फोर्स को रीस्टोर करना चाह रही है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगकर. ओके, अब इस रीस्टोरिंग फोर्स एंड इस एरिया की रेशियो को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है. सो स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ रीस्टोरिंग अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इसके डायमेंशंस यहीं से निकलने वाले हैं, फोर्स के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशंस. ओके, तो लेट्स सी. फोर्स के डायमेंशंस आर एम एल टी रेस्ट पर माइनस टू अपॉन एरिया के डायमेंशंस होते हैं एल स्क्वायर में. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है. वी गेट एम, एल की पावर कितनी हो जाएगी, वन माइनस टू मतलब माइनस वन एंड टी रेस्ट पर माइनस टू. तो ये हो गया स्ट्रेस. व्हाट अबाउट स्ट्रेन. स्ट्रेन भी कुछ सिमिलर ही है. मान लो अगेन आपके पास ऐसा मटेरियल था, इस बार जो इसकी लेंथ है इसको मान लो हम कैपिटल एल लिख दे रहे हैं और हमने इसको स्ट्रेच करके अप्लाई एक फोर्स को अप्लाई करके थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दिया. अब ये इतना हो चुका है, मतलब इतना इसमें चेंज आ गया. लेट्स से इसको डेल्टा एल बोलते हैं. तो इन दोनों क्वांटिटीज की जो रेशियो है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं. सो डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दोनों ही जो क्वांटिटीज हैं ये लेंथ की हैं. दोनों के ही जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, एल अपॉन एल. इस वजह से कैंसिल आउट होगा एंड आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम रेज टू पावर जीरो एल रेज टू पावर जीरो टी रेज टू पावर जीरो. मतलब जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस इन्हीं दोनों टर्म्स की रेशियो होती है, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. न्यूमिनेटर में स्ट्रेस रहता है, डिनोमिनेटर में स्ट्रेन रहता है. ओके, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे आप देख ही पा रहे हो, स्ट्रेन के तो कोई डायमेंशंस है ही नहीं, जस्ट न्यूमिनेटर के डायमेंशंस थे. इस वजह से जो डायमेंशंस स्ट्रेस के होते हैं वही डायमेंशंस यंग्स मॉडुलस के निकल आएंगे. मैथमेटिकली देखो इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से. ऊपर था स्ट्रेस, सो उसके डायमेंशंस को हमने लिखा एम एल रेस्ट पर माइनस वन टी रेस्ट पर माइनस टू अपॉन नीचे यही लिख दो एम रेस्ट पर जीरो एल रेस्ट पर जीरो टी रेस्ट पर जीरो. सभी की पावर जीरो है तो इसका मतलब वन है. एनीथिंग रेस्ट पर जीरो इज वन. तो दैट्स वाई यंग्स मॉडुलस के यही डायमेंशंस बन जाते हैं. इसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज. अब हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में जा चुके हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है. फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी में रहती है इलेक्ट्रिक करंट, जिसके यूनिट्स एम्पेयर होते हैं और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं ए मतलब एम्पेयर. ओके, अब इन दोनों को हमें किसी ना किसी वे में रिलेट करना पड़ेगा एंड आपके पास ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम. कितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो यहां से मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी. Q इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी.
तो इसको मैं यूज़ करूँगा। क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकलने वाला है, देखो, करंट जिसके डायमेंशंस होते हैं एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम जिसके डायमेंशंस होते हैं कैपिटल टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, ए इंटू टी, या फिर ऐसे लिख सकते हो, एम यहाँ पे है नहीं, एल भी नहीं है, टी की पावर 1 एंड ए की पावर 1। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस, एंड इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहता है, देखो क्यों। रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग ओहम्स लॉ कैन आई राइट आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ओहम्स लॉ ये रहता है v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो वहां से हमने r की वैल्यू को लिखा v डिवाइडेड बाय i, है ना। अब i तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस तो हम इस तरह से लिख देंगे एम्पेयर में, बट इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऐसा हम नहीं कर सकते। सो इसको भी देखो किसी ना किसी वे में हम चेंज करते हैं। जो v होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको ऐसे लिखा जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इसको मैं लिख रहा हूँ w अपॉन क्या, इस q को इसी के साथ i में ले आते हैं डिनोमिनेटर में, सो वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब वर्क डन के डायमेंशंस हमें पता है क्या होते हैं, ml2 t रेज पर -2 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशंस हमें पता है एम्पेयर, एंड जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके डायमेंशंस हम अभी निकाल के आए हैं a इंटू टी, राइट। सो इसको लिख रहा हूं मैं a और t दोनों की पावर 1 है। इसको जस्ट सॉल्व करते हैं एंड आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। देखो, मास फर्स्टली कितना है, सिर्फ 1, राइट। लेंथ कितनी है, देखो l की पावर सिर्फ 2 है। अब टाइम को चेक करते हैं, t रेस पर -2 ऊपर था और t रेस पर 1 नीचे है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। -2 -1 मतलब -3, एंड जो a है एम्पेयर है, यहाँ है और यहाँ है, a का स्क्वायर होगा ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक सा दिखने वाला डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू आर का स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, पार्टिकल का डिस्टेंस उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। सो मास के डायमेंशंस हैं m मल्टीप्लाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा m रेस्ट पर 1 l रेस्ट पर 2 t रेस्ट पर 0। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसी भी चीज़ की स्पीड हो, आखिरकार वो है तो स्पीड ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इसी तरह का ये कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हो सकता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो। नो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार ये भी किसी ना किसी वे में एक स्पीड ही है, तो इसके डायमेंशंस भी स्पीड वाले ही होंगे, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम वाले। इसका मतलब l t रेज पर -1। ओके, अगली क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका एक रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, E इज द एनर्जी, राइट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, राइट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट को फर्स्टली मैं इस तरह से लिखूंगा, h इज इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। तो इसके डायमेंशंस कहाँ से निकलेंगे, इनके डायमेंशन से। देखो, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m l रेस्ट पावर 2 t रेस्ट पर -2। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से, जिसके डायमेंशंस क्या थे, t रेस पर -1। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट m रेस पर 1 l रेस पर 2 एंड t रेस पर अब कितना हो जाएगा, देखो -2 ये था एंड ये ऊपर जाके +1 हो जाने वाला है। तो 1 -2 मतलब -1। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसके लिए हम PV इज इक्वल्स टू nRT को यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसमें P है प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, N है नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के कितने प्रेजेंट हैं, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द केल्विन। ओके, सो R के डायमेंशंस हमने निकालने हैं, तो R को यहाँ रख लेते हैं, बाकी क्वांटिटीज को एक साइड ले आते हैं इस तरह से। तो दिस इज R, तो इसके डायमेंशंस यहाँ से निकलने वाले हैं। ओके, तो देखो प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया वाले। इसका मतलब m l t रेस पर -2 अपॉन l का स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर अगर डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली यहाँ से लिख लो m l -1 t रेस पर -2। ये होते हैं प्रेशर के डायमेंशंस। ओके, ऑलरेडी वैसे भी कैलकुलेट कर चुके हैं। वॉल्यूम के डायमेंशंस l
क्यूब अपॉन n, देखो एक नंबर है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट एक नंबर है, इसके कोई डिमेंशंस नहीं होंगे, ये कोई क्वांटिटी नहीं है कि इसके कुछ डिमेंशंस हो, n इज डिमेंशनलेस। ओके, देन है t। अब यहाँ पे देखो जल्दबाजी में गलती मत कर देना कि t है तो ऐसे लिख देते हैं ये टाइम नहीं है, दिस इज टेम्परेचर, केल्विन में होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इसके डिमेंशंस देखो क्या बन जाएंगे, m की पावर 1, l की पावर है माइनस, नहीं यहाँ पे -1 + 3, सो l की पावर हो जाएगी 2, t की पावर -2 एंड k ऊपर जाएगा, k की पावर हो जाएगी -1। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के डायमेंशंस m/l(t⁻²) डिवाइड इसको किया लेंथ से, जस्ट लेंथ कट जाएगी, l से l कट हो जाएगा एंड आपका फॉर्मूला निकल आएगा m l की पावर 0 t⁻²। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है किसी मटेरियल की डेंसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को। अब जब दो मटेरियल की डेंसिटीज को ही डिवाइड करेंगे, मान लो सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लेट्स से सर्टेन ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, दोनों के डायमेंशंस कट हो जाएंगे एंड आपके पास m⁻0 l⁻0 t⁻0 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके जैसी और वीडियोस अगर आप चाहते हो और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।